हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और जैसा कि ये प्लेलिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहा है तो कृपया आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखते हुए आए। और आज का टॉपिक है संघ की कार्यकारी, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में अब हम देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। संघ की कार्यकारी यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यह पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इसमें हमें देखना है। तो संघ की कार्यकारी में हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, इन सब के बारे में हम काफी डिटेल से देखेंगे इसमें संघ की कार्यकारी। और इसमें पहला होगा, हम देखेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है और प्रेसिडेंट से काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम अच्छे से बिल्कुल देखेंगे। और हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम प्रेसिडेंट के बारे में मैं बताता हूँ। अब जैसा कि हमने पहले बात किया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट बस नाम का प्रधान होता है, एक्चुअल पावर पीएम और उसके मंत्रिमंडल के पास होता है। तो वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट उतना पावरफुल नहीं होता है। तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, इसी वजह से हमने, जैसे वहाँ पे किंग है उसी तरह हमें एक राष्ट्रपति को बनाना पड़ा, उससे हम मैच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो महारानी या महाराज थे तो वो हेरोडेटरी होते हैं, लेकिन भारत में इन्हें इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो हम रिपब्लिक हैं और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली तो नहीं चुना जाता पब्लिक द्वारा, लेकिन पब्लिक के जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो चुनते हैं, एमपी एमएलए इसमें वोट करते हैं। डायरेक्टली पब्लिक नहीं चुनती, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का इसमें। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति को। तो यह राज्य का प्रमुख होता है। तो जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो भी देश का काम होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। किसी देश के साथ अगर कोई ट्रीटी साइन होता है, कोई इंटरनेशनल संधि होता है, तो ये सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और कानून भी बनता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही बनता है, राष्ट्रपति के नाम से ही कानून भी बनता है। तो आप हर एक चीज के जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना, और यह संसद सदस्य तो नहीं होता है राष्ट्रपति, लेकिन संसद का भाग माना। मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का एक इम्पोर्टेंट भाग है। अब हम चलते हैं आगे और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसमें 2 वीडियो हो सकती हैं क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, और इसी में हम थोड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देखेंगे कि वहाँ का चुनाव कैसे होता है और हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 53 में क्या दिया हुआ है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो खुद या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग कर सकता है। इसी में 53 में लिखा हुआ है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति या तो खुद करे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करे। तो वही अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिमंडल होते हैं, और अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा ही राष्ट्रपति अपना काम करता है सब। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 58। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो क्वालिफिकेशन क्या है इसमें हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पहला बात है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और आगे का लिमिट नहीं बताया गया है इसमें कि आगे वो कितना वर्ष का भी हो सकता है, बस 35 वर्ष से कम का ना हो, लेकिन आगे वो कितना वर्ष के भी हो सकते हैं। और तीसरी इसमें दी गई है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं दिया गया है इसमें, बस उसको वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें वो लोकसभा का सदस्य बन सके और लाभ के पद पे ना हो। ऐसा कोई भी पद ना धारण किया हो जिससे गवर्नमेंट से लाभ मिल रहा हो। और यहीं पे मैं ये बता दूं कि लाभ का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। लाभ का पद मतलब बोला जाता है जो सरकार से फायदा लिया जा रहा है, मतलब सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देती है तो अगर उससे आप फायदा ले रहे हैं, आपकी कोई आय आ रही है, इनकम, तो वो लाभ का पद माना जाता है। और मंत्री लाभ का पद नहीं है, क्योंकि मंत्री ही लाभ का पद होगा तो कोई भी मंत्री बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक लोगों के लिए लाभ का पद डिफाइन है कि वो लाभ के पद पे ना हो। और ये लाभ का पद इसलिए बनाया गया है ताकि कोई लाभ देके उनको झुकाव किसी तरफ ना किया जाए, इसी वजह से ये लाभ का पद बनाया गया है इसमें क्वालिफिकेशन में, कि कोई लाभ का पद देके एक तरफ ना झुकाव कर लिया जाए। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 54। तो इसमें दिया गया है कि चुनाव के बारे में राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं इसके बारे में बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता इसमें, तो मैंने बताया भी कि डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट चुनाव। यहाँ पे मैंने एक ये रख दिया है कि क्यों प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। तो मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष रूप से क्यों चुनाव नहीं होता, क्योंकि पीएम का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और राष्ट्रपति का भी बहुत सारे पैसे का खर्च लग सकता है, क्योंकि आप देखते ही हैं लोकसभा चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव बनाया गया है ताकि कम
टाइम में और जल्दी चुनाव किया जा सके। और दूसरी बात है कि अगर दोनों लोग डायरेक्टली चुन के आएंगे तो पीएम और राष्ट्रपति में पावर में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इसीलिए ये डायरेक्टली नहीं चुना गया है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यकारी बनाना था, इसीलिए डायरेक्टली नहीं चुना जाता इनको, ताकि पीएम और राष्ट्रपति के बीच में पावर को लेके स्ट्रगल ना हो। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, एक्चुअल पावर पीएम और उसके मंत्रिमंडल में, तो इनका इलेक्शन डायरेक्टली कराना कोई मायने नहीं। तो अब देख लेते हैं कि चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य जो चुन के आते हैं पब्लिक द्वारा, वो वोट कर सकते हैं। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड। अब हम राज्यसभा के बारे में जब देख पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में, जो सदस्य 12 नॉमिनेटेड चुन के आते हैं। और जो लोकसभा के 2 सदस्य नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, जो कि अब समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन द्वारा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है ताकि आपको याद रहे। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें चुना जाता है। तो ये इसलिए वोट नहीं करते क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर ये वोट करेंगे, ये फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका चुना हुआ सदस्य ही आपको ही वोट करेगा, इसी वजह से इनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया है। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट नहीं करते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है, और राज्यपाल जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें एक सदस्य मनोनीत करता था पहले, एंग्लो इंडियन, उनको भी वोट करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली राष्ट्रपति तो राज्यपाल को चुन रहा है और राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत करता था उसमें एंग्लो इंडियन, तो वो भी वोट राष्ट्रपति के फेवर में कर सकते थे, इसीलिए इनको भी वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। और अगर ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, अगर निर्वाचित होके हैं जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, तो ये वोट कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति उनको नहीं नियुक्त किया है और अगर ये इलेक्शन द्वारा चुन के आए हैं तो ये भी वोट कर सकते थे। और आगे है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य निर्वाचित मतलब चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, क्योंकि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इसमें भी विधानसभा है, तो इनके भी सदस्य वोट कर सकते हैं। और 1997 से ये भाग लेना शुरू किए हैं। संविधान संशोधन तो 1992 में हो गया, लेकिन ये पार्टिसिपेट 1997 के बाद से करना शुरू किया है इसमें। अब ये देखिए MP MLA वाई नॉट MLC। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो में बताया था आपको कि MP MLA MLC इन सब के बारे में, तो MLC जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो 2 सदन विधानमंडल में, उनमें MLC भी होते हैं एक सदन में, तो वो क्यों नहीं वोट करते? वो इस वजह से वोट नहीं कर सकते क्योंकि साथ ही स्टेट में मतलब विधान परिषद है, तो इसी वजह से नहीं दिया गया है, क्योंकि उन स्टेट को ज्यादा पावर हो जाएगी राष्ट्रपति को चुनने में, क्योंकि साथ ही स्टेट में विधान परिषद भी है। तो जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं है उनको वोट का वैल्यू कम हो जाएगा, इसी वजह से इनको वोट नहीं कराया जाता है। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है इनको। तो अब हम देखते हैं आगे आर्टिकल 55। तो इसमें निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है, तरीका क्या है मतलब चुनाव का राष्ट्रपति के। तो इसमें हम देखते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मताधिकार पद्धति है इसमें। तो एकल संक्रमणीय गुप्त मताधिकार पद्धति होती है कि जो वोट दे के आता है वो अपना बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। तो इसमें वोट जैसे कोई भी पार्टी का MP MLA होगा तो उसे बताना नहीं होगा पार्टी को कि मैंने इन्हें वोट दिया है। और एकल संक्रमणीय मतलब प्राथमिक क्रम में इसमें वोट दिया जाता है। तो वोट को जैसे 4 लोग खड़े हैं तो उसमें वोट को क्रम में दिया जाता है कि मुझे 1 नंबर पे A पसंद है, 2 नंबर पे B पसंद है, 3 नंबर पे C पसंद है, ऐसे क्रम में वोट दिया जाए। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे जब हम देखेंगे पद्धति कैसे है इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति की, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर में उम्मीदवार कौन होगा। तो इसमें उम्मीदवार वो होंगे जिसके 50 प्रस्तावक हो, जो नाम को रखेंगे MP MLA में से 50 लोग मिलके एक राष्ट्रपति को मतलब नाम रखते हैं, और 50 इसमें अनुमोदक होते हैं जो उसको स्वीकार करते हैं, तब जाके कोई राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। और ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ये किसी और को खड़ा नहीं करा सकते इलेक्शन में, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर सकते ये। और आगे हम देख लेते हैं इसमें 15,000 रुपए जमानत राशि होती है, और अगर 1/6 वोट नहीं पाते जो भी इलेक्शन में खड़े हैं राष्ट्रपति के, तो उनका ये पैसा RBI के पास जब्त हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा देखेंगे MP MLA का वोट वैल्यू कैसे निकलता है। MP MLA के
वोट वैल्यू के। तो इसमें पहली होती है जो केंद्र में होते हैं एमपीज होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा में एमपी होते हैं। और स्टेट में आइए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेट 1 और स्टेट 2, तो इसमें एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन दोनों का वोट वैल्यू जो होता है ये बराबर होता है। तो एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो एमपी और एमएलए होते हैं इनके वोट का वैल्यू बराबर होता है। मान लीजिए स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, मान लीजिए कि दो स्टेट हैं, तो इनके एमएलए का वोट वैल्यू बराबर नहीं होगा, दोनों का मतों का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पे देखा जाता है। तो हर एक स्टेट का जनसंख्या एक नहीं है, तो इस वजह से एमएलए का वोट वैल्यू अलग अलग आ सकता है अलग अलग स्टेट का। तो अब हम देख लेते हैं कि एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे के बताऊंगा। तो पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे देख लें, राज्य की जनसंख्या, और ये जनसंख्या 1971 की ली जाती है, और उस राज्य के विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उससे डिवाइड किया जाता है और गुने 1/1000। तो ये जो संख्या होता है 1/1000, इसको लिया जाता है ताकि हम अंक को छोटा कर सके, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होती है, तो इनको स्मॉल साइज करने के लिए ये 1/1000 से भाग किया जाता है यहाँ पे, ताकि संख्या को छोटा किया जा सके। और यहीं पे हम आगे देख लेते हैं कि एक संसद मतलब एमपी के मतों का मूल्य निकालना। तो इसमें होता है सभी एमएलए के मतों का मूल्य, और इसमें भाग दिया जाता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से। मतलब जितना भी टोटल एमएलए का वोट वैल्यू आता है पूरे देश का, उसको जितने भी हमारे निर्वाचित एमपी हैं उनसे भाग दिया जाता है, तो एक एमपी का वोट वैल्यू आता है। तो अब एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एग्जाम्पल। तो मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 1971 में इतनी थी, 8,38,49,905 थी यूपी की जनसंख्या 1971 में। और यूपी में आप एमएलए की मतलब विधानसभा सीटों की संख्या जानते ही है कि 403 है, हर एक बार इलेक्शन में काफी चर्चा में रहती है, तो आपको याद होगा। इसको हम भाग देंगे, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था कि राज्य की जनसंख्या और राज्यों की विधानसभा सीटों से, इसको हम यहाँ पे देखिए जैसे भाग दिए तो ये संख्या आया, तो 2,80,000 के करीब में आया, और इसको हम 1000 से भाग करते हैं ताकि अंक को छोटी कर सके हम इसमें। तो 208 आया यहाँ पे, एक एमएलए की वोट वैल्यू 208 आई यहाँ। तो अब हम पूरे स्टेट का वोट वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ यूपी का, तो 208 को 400 जो 3 एमएलए है उससे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 83,324 एक स्टेट का वोट वैल्यू आया। ऐसे ही हम सभी राज्यों का वोट वैल्यू निकालते हैं। तो अब उतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब कि एक एक स्टेट का वोट वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊं। तो यहाँ पे ये पहले से ही निकाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे 5,49,774 पूरे स्टेट का वोट वैल्यू आता है, तो एमएलए का। तो अब हम देख लेते हैं कि एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकलेगा। इस तो राज्यसभा में जैसे देखते हैं कि 233 मेंबर हैं जो इलेक्टेड हैं, और लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर है। तो ये सब आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब हम जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको संख्या बहुत ही अच्छे से बताऊंगा और एक ग्राफ दूंगा जिससे आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो टोटल यहाँ पे एमपी हो गया 776, और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताया था, सभी एमएलए की मतों का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्य जो भी होंगे उनसे भाग दिया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जैसे निकाले थे कि सभी स्टेट का एमएलए का वोट वैल्यू यहाँ पे आया था 5,49,474 आया था। तो इसको हम भाग देते हैं जितने भी हमारे एमपी हैं, तो एक एमपी का वोट वैल्यू आता है 708, 1 एमपी वोट वैल्यू। तो अब टोटल हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो 776 एमपी है गुने 708 जो एक एमपी की वोट वैल्यू है उससे हम गुना करेंगे, तो ये 5,49,408 है। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो थोड़ा मोड़ा नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे अब टोटल जो राष्ट्रपति चुनाव में मत पड़ते हैं वो ये एमएलए के 5,49,474 और एमपी के 5,49,408 टोटल हो जाते हैं 10,98,882, और इसको 2 से हम जब भाग देंगे जीतने के लिए 50% +1 आना चाहिए। इसमें ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कैंडिडेट को तीनों चारों कैंडिडेट से ज्यादा आना चाहिए। इसमें एक आपको कोटा होता है वो पार करना चाहिए, जो कोटा होता है पूरे मत का 50% से ज्यादा। तो इसमें पूरे वोट का 2 से हम भाग देंगे और +1 करेंगे, तो उतना वोट मिलना चाहिए कैंडिडेट को, तो वो विजयी माना जाता है इसमें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है आखिर में। तो मान लीजिए कि जैसे ये कैंडिडेट ए खड़े हैं, बी खड़े हैं, सी खड़े हैं और डी खड़े हैं, और ये मान लीजिए वोटर है क ख ग घ। तो ये वोट करेंगे
जैसे मान लीजिए ये प्रेफरेंस दिए क ए को फर्स्ट नंबर पे, बी को सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड चॉइस उनकी बी है, फर्स्ट चॉइस ए है और फोर्थ चॉइस सी है, थर्ड चॉइस 3 है। वैसे ही ये देंगे ख 4 3 2 1, ऐसे ये लोग अपना चॉइस देते हैं। तो इसमें देखा जाता है जिसको सबसे कम चॉइस मिला है फर्स्ट चांस में, तो मान लीजिए जैसे सी को फर्स्ट चॉइस में कम चांस मिला है तो इनको फर्स्ट राउंड में हटा दिया जाएगा। अब 3 ही लोगों का वोट जोड़ा जाएगा और जो भी इनका वोट होगा ये बी और मतलब बी और ए में इन लोगों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे ही सेकंड राउंड होता है, जो जिनको कम वोट मिलता है उनको हटा दिया जाता है। और जब ये वैसे तब तक किया जाता है जब तक एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट ना आ जाए। तो वैसे ही ये कंटिन्यू किया जाता है। तो राउंड बढ़ा तो जिसको कम होगा वो हटा दिया जाता। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ऐसे होते हैं तो आप समझ सकते हैं। अब आपको इतना एग्जैक्ट जानना जरूरी नहीं होता है, नॉर्मली आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये राउंड बहुत बड़ा फिगर होता है तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने राउंड आपको फिगर बता दिया। अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखिए कोई भी एक सभा अगर भंग भी है तो चुनाव होगी, तो लोकसभा अगर नहीं भी है तो भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव, बिना राष्ट्रपति के कभी भी देश नहीं रह सकता, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही होगा। अब स्टेट में भी अगर कोई भी सभा भंग है तब भी चुनाव हो, और राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, लोकसभा हो। अब हम यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का। ये भी जानना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे पहले स्वतंत्र होकर संविधान बनाया था और वही ये सब मॉडर्न व्यू लाया था, तो उसे जानना जरूरी होगा। और अमेरिका एक ग्लोबल पावर है और ट्रू डेमोक्रेसी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा कंपेयर करके चलना होता है अमेरिका से और थोड़ा ब्रिटेन से, क्योंकि हमने ब्रिटेन का ही शासन अपने यहाँ लागू किया है। इसीलिए मैं ब्रिटेन और अमेरिका से थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते रहता हूँ सभी जगह। तब देख लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ यूएसए। तो इसमें होता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, मतदाता सीधे भाग नहीं लेते चुनाव में। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पीएम का चुनाव होता है यहाँ पे डायरेक्टली हम पीएम को वोट करते हैं या फिर पीएम के नाम पे वोट करते हैं, तो वैसा वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है, निर्वाचन मंडल जिसे बोलते हैं। ये मान लीजिए कि एक ग्रुप है, जैसे हम एक पार्टी बनाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, तो वैसे ही हर एक स्टेट में वोटिंग होता है और हर एक स्टेट के लोग एक ग्रुप को चुनते हैं, मतलब 2 ग्रुप चुना जाता है। तो वहाँ पे 2 पार्टी है तो लोग उनको वोट करते हैं ग्रुप को। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 सालों के लिए होता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों के लिए नहीं 4 सालों के लिए होता है। और तीसरी बात इसमें कि 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में। तो अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बराक ओबामा को देखे होंगे कि तीसरी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़े थे। और हमारे यहाँ पे है कि भारत में कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है यहाँ। और वहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए यहीं का नागरिक मूल निवासी हो, मतलब जन्म वहीं पे होना चाहिए उसका, तब भी जाके वो राष्ट्रपति बनेगा। हमारे यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ पे है बस भारत का नागरिक हो, मूल निवासी हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। और 14 वर्ष लगातार वहाँ रह रहा हो, तो अगर 14 वर्ष से लगातार वहीं पे रह रहा हो तभी राष्ट्रपति बन पाएगा वहाँ अमेरिका में। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि कैसे इलेक्शन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों का कम वोट पाने वाला भी जीत जाता है, मतलब कि अगर कम भी वोट मिल रहा है किसी को तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ पे अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट होते हैं अगर उसमें जो उम्मीदवार जीतता है, मान लीजिए कि 100% वहाँ का वोट है, अगर उम्मीदवार जीतता है वहाँ पे अगर 50% भी, तो उसको जो जीतता है उसको 100% वोट मिल जाता है वहाँ पे। ऐसी व्यवस्था है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसी व्यवस्था है इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे ये है पूरा स्टेट और इसमें टोटल सीट होता है 538 और 538 सीट इसको इलेक्टर्स ग्रुप को नागरिक चुनते हैं। तो मतलब इसमें ग्रुप चुना जाता है एक, जैसे कि यहाँ पे पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, तो जो ज्यादा सीट लाती है वो सरकार बनाती है। वैसे ही वहाँ पे इलेक्टर ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब आप पार्टी ही समझ लीजिए एक। तो लोग वहाँ पे वोट देते हैं और टोटल जो इसमें से जीतता है 538 में से जो भी आधा +1 मतलब 270 जीतता है उसी की सरकार वहां पे बनती है। और जो इलेक्टोरल ग्रुप चुना जाता है वही राष्ट्रपति को चुनता है। तो सीधे वोट से लोकतंत्र में सही उम्मीदवार का चयन नहीं हो सकता कभी कभी, इसीलिए यह प्रणाली लाई गई। वहाँ का जो मतलब संविधान बनाए वहाँ के लोग, तो वहाँ
लोगों को यह भरोसा नहीं था कि डायरेक्ट चुनने से कभी कभी गलत लोग भी चुने जा सकते हैं। तो इस वजह से यह प्रणाली लाई गई कि इलेक्टर को चुन दो और इलेक्टर उसमें से एक सही उम्मीदवार को चुनेंगे वहां पे, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में कोई गलत आदमी को भी डायरेक्टली वहां पे चुन के राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसीलिए यह व्यवस्था लाई गई वहां पे। तो अब देख लेते हैं हम कि चुनाव कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए यह स्टेट है एक, कोई भी स्टेट एक, तो उसमें 3 उम्मीदवार हैं, जैसे A B C। मान लीजिए कि C यहाँ पे जीत गए, 36% इनको वोट आया, तो C की जीत हुई। तो C की जीत हुई तो इनको माना जाएगा कि वोट तो इनको 36% मिले हैं, लेकिन जोड़ा जाएगा इनको उस स्टेट का 100% वोट इनको माना जाएगा कि मिला है। तो इसको उस स्टेट का 100% वोट मिल जाएगा। मिला इनको एक्चुअल 36% है, लेकिन जब ये जीत जाएंगे उस स्टेट में तो 100% वोट ही माना जाता है। तो पार्टी उस राज्य को देखती है जहाँ बहुमत नहीं होने वाला, मतलब किसी और जा सकते हैं, उस राज्य में पार्टी टारगेट करती है। तो मान लीजिए कि पार्टी का कोई गढ़ है, जैसे मान लो कि उसमें वो जीतते हैं, तो उसमें टारगेट पार्टी नहीं करती है। और पार्टी जिसमें हारती है उसमें भी मतलब लगता है कि अगर इसमें इस स्टेट में हम नहीं जीत पाएंगे तो उसमें भी टारगेट नहीं करती है। तो पार्टी उसी स्टेट को टारगेट करती है जिनका अनुमान ना हो कि वो किधर भी जा सकते हैं, या तो किसी और पार्टी को भी दे सकते हैं या फिर मान लीजिए उसी पार्टी को दे सकते हैं। तो उसको टारगेट किया जाता है और उसको जीतने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि कितना भी परसेंट वोट मिले 100% वोट माना जाता है अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी स्टेट जीतता है। तो ऐसी व्यवस्था है वहां पे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, अपने राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य मंत्री, संघ के मंत्री। लाभ का पद नहीं है ये सब, तो ये सब लाभ का पद नहीं है। तो इन सब पदों को लाभ का पद कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिफिकेशन में दिया गया था कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद पे नहीं हो तभी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या फिर राष्ट्रपति बन सकता है। और अगर वो मान लीजिए MP हो पहले से, तो इस ऑफिस में जब आएगा राष्ट्रपति बनेगा तो उसे MP का पद छोड़ना होगा। या फिर विधानसभा सदस्य हो तो भी, विधानसभा का सदस्य MLA MLC हो तो वो भी छोड़ना होगा, तभी जाके वो राष्ट्रपति बाद में बने। कि एक साथ 2 पद पे नहीं रहा जा सकता इसमें। और विवाद का जो भी निपटारा होगा केवल उच्चतम न्यायालय ही विवाद का निपटारा सुलझा सकता है, और कोई भी हाई कोर्ट वगैरह नहीं देख सकता है इसमें। बस उच्चतम न्यायालय को ही, सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दों को सॉल्व करने। तो आर्टिकल 71 में हम देख लेते हैं, चुनाव के 30 दिन के अंदर बेंच जो मत देते हैं वही जाके राष्ट्रपति, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के। अगर कोई गड़बड़ी दिखता है उन्हें तभी जाके वो देखेगी, और वही करेंगे 20 वोटर द्वारा। ये नहीं कि एक लोग कर सकता है, 20 लोग मिलके ही ये आवेदन कर सकते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी इसमें कि कोई धांधली हुई है या फिर कोई गड़बड़ हुआ है कि नहीं, ये चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। और अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 56 में क्या है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा इसमें, और राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, हटा दिया तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होता है, और चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे ये है कि जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीना नहीं दिया गया है, यथाशीघ्र बताया गया है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लो, लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन है कि 6 महीना के अंदर में चुनाव कराना ही कराना है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, हटा दिया गया, या फिर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना ही कराना है संसद। और इसमें ये व्यवस्था है कि जो भी चुनाव होगा तो वो, जैसे कि मान लीजिए 5 साल का टर्म होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 साल का टर्म है। अगर 2 साल वो पूरा कर लिया राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं है कि ये बस 3 साल के लिए ही चुनाव होगा। इसमें अगर नया चुनाव होगा तो पूरे 5 साल के लिए होगा, 1 से लेके 5 तक का चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव आदि में बहुत खर्च होते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि अब 3 साल के लिए कराया जाएगा, फिर 3 साल बाद कराना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है, रिसोर्स लगते हैं, आदमी लगते हैं। तो इस वजह से बोला गया है कि चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा, ताकि कम से कम पैसा वैसा का खर्च हो सके राष्ट्रपति चुनाव में, और फुल टेन्योर के लिए चुना जा सके राष्ट्रपति को। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 57 में क्या दिया है। अब कितनी बार भी राष्ट्रपति बना जा सकता है, तो ये मैंने ऊपर बताया भी था कि आपको कि यहाँ पे ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति कितना बार भी बना जा सकता है, लेकिन अमेरिका में वही कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा बार नहीं बन सकता, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का प्रोविजन क्या है। तो आर्टिकल 60 देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है। तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण का शपथ लेता है। तो आर्टिकल 7 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के रक्षा का शपथ लेता है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा
शपथ दिलाया जाता है इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद रैंक के जो भी न्यायाधीश हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं इसमें। और जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे 6 महीना तक मतलब रहेगा इसमें। और उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का पद जब भी आपको लेना होगा तो आपको ओथ लेना ही होगा, मतलब शपथ लेना ही होगा, और वो भी सीजीआई दिलाएंगे इसमें। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दिलाएंगे आपको। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को बात करेगा। तो जैसे कि राष्ट्रपति को जैसे त्याग पत्र देना हो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति पहले इस बात को लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा, तब जाके वो त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट के बारे में है प्रेसिडेंट का। तो इसे हम महाभियोग बोलते हैं, जैसे महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो इस बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ। तो संविधान के उल्लंघन पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि यह डिफाइन नहीं है कि उल्लंघन है क्या। तो इसमें यह नहीं बताया गया है कि आखिर में संविधान का उल्लंघन है क्या, बस इसमें ये बता दिया गया है कि संविधान के उल्लंघन पे हटाया जा सकता है उनको। तो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है लोकसभा या फिर राज्यसभा जो भी है, तो वो अपने मन से भी ला सकती है, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है कि संविधान का उल्लंघन आखिर में है क्या, किस चीज को संविधान का उल्लंघन हम मानेंगे यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो मान लीजिए कि जैसे लोकसभा चाहती है राष्ट्रपति को हटाना, तो लोकसभा में पहले ये प्रस्ताव आएगा, रेजुलेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये पहले प्रस्ताव आएगा, और मतलब ये है कि लोकसभा नहीं किसी भी सदन में आ सकता है, ये जान लीजिए। लोकसभा में या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले ये रेजुलेशन आ सकता है, और 1/4 मतलब सिंपल मेजोरिटी से ये पास होके, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया तो ये राज्यसभा में आएगा। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, अगर ये फैसला जब भी होगा तो 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बनाया है। तो आप सोचिए कि क्यों 14 दिन पहले बताया जाता है राष्ट्रपति को। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि 14 दिन पहले बताया जाता है ताकि मान लीजिए जैसे कि राष्ट्रपति अभी अमेरिका में मीटिंग कर रहे हो, मान लीजिए जो बाइडेन के साथ, और यहाँ पे न्यूज में आया कि इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया। इम्पीच मतलब हटा दिया गया पद से, तो ये कैसा लगे। तो इस वजह से ये कहा गया है कि 14 दिन पहले उनको बताना होगा, तब जाके वो कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो सकती है। तो इस वजह से, और देश की भी बेइज्जती हो सकती है, इसलिए पहले ही बता देना होता है 14 दिन पहले, ताकि उनको पता रहे कि हम इम्पीच होने वाले हैं या फिर रेजुलेशन आने वाला है। तो वो इस तरह का कोई काम ना करे अभी जो भी जिससे उनकी बदनामी या बेइज्जती हो, या फिर देश। 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है इस पे। और रेजुलेशन मतलब इंटेंशन होता है कि आपको हटाने का इंटेंशन है। तो राष्ट्रपति अपने पक्ष रख सकता है किसी के द्वारा, या खुद भी रख सकता है। तो मान लीजिए कि वो अपना पक्ष किसी और के द्वारा भी रखवा सकता है संसद में। पहले लोकसभा राष्ट्रपति जवाब देगा, अगर जवाब से लोकसभा संतुष्ट नहीं है तो फिर अब होगा यहाँ पे वोटिंग। तो वोटिंग होगा तो 2/3 से ये प्रस्ताव लोकसभा पास करेगी और ये जाएगी राज्यसभा में। और राज्यसभा 2/3 प्रस्ताव से अगर पारित कर देती है इसको, तो पारित दोनों सदनों में राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा अपना, नहीं तो यह पद रिक्त माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं छोड़ता है पद तो इसको रिक्त माना जाता है। और जिसमें प्रस्ताव आया है वह नहीं दूसरी हाउस जांच कराएगी, लेकिन न्यायाधीश को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो जिस हाउस में प्रस्ताव आया है वही हाउस जांच भी करती है। लेकिन इसमें है कि जिस हाउस में प्रस्ताव आया है उसके वहां से पास होके जब दूसरे हाउस में जाएगी तो वो हाउस जांच कराती है इसकी कि क्या यह सही है कि नहीं है महाभियोग। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो महाअभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं संसद के। तो अब तो ये मतलब मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और स्टेट मतलब स्टेट में भी विधानमंडल में 1 सदस्य को राज्यपाल द्वारा। तो स्टेट वाले तो वोट करते नहीं है रिमूवल में कोई भी, तो यहाँ पे बस मनोनीत सदस्य वही हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो लोग भी वोट कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को चुनने में वो राष्ट्रपति के मन का कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल में तो राष्ट्रपति के मन का नहीं कर सकते, इसीलिए उनको वोट देने का यह अधिकार दिया गया है इसमें कि रिमूवल में आप लोग वोट कर सकते हैं। और महाभियोग में राज्य के एमएलए जो मतलब होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एमएलए होगा, राज्य के एमएलए भाग नहीं लेते हैं। मतलब महाभियोग में राज्य को नहीं लिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर
बहुत सारा मतलब रिसोर्स वगैरह लग सकता है, तो इसलिए इन लोगों को नहीं रखा गया, क्योंकि फिर रिमूवल कर मतलब इनको हटाना, इम्पीच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इतना लंबा प्रोसेस नहीं दिया गया। और यह अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया माना जाता है इसको। विधायिका न्याय मतलब न्यायिक रूप ले लेती है इसमें। तो अगर मान लीजिए कि इम्पीच कर रही है तो यह न्यायिक रूप ही हुआ, तो इसमें माना जाता है कि जो विधायिका है लेजिस्लेचर, वो न्यायिक जुडिशियल रूप ले लेती है, मतलब क्वासी जुडिशियल माना जाता है और न्यायिक रूप ले लेती है इसमें। और एक हाउस के पास दूसरा मना तो वहीं रद्द हो जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, मतलब इसमें ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक भी हाउस कोई मना कर देती है तो वो रेजुलेशन जो आया है वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। और राष्ट्रपति पर ही बस महाभियोग लगता है। तो इम्पीचमेंट बस होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। बाकी राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन लोगों को हटाया जाता है, मतलब इन लोगों का रिमूवल होता है। इन लोगों को इम्पीच नहीं किया जाता, इनको हटाया जाता है, क्योंकि यह काम राष्ट्रपति का ही है। तो राष्ट्रपति ही इनको रिमूव करता है और राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है, क्योंकि यह काम उनका है। तो उनसे मतलब बड़े तरीके से उनको हटाया जाता है। इन लोगों को रिमूव किया जाता है, बाकी राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 324। तो 324 में दिया है कि चुनाव आयोग करता है, मतलब इनका चुनाव आयोग करता है। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, मतलब प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इसमें कभी लोकसभा महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, और कभी राज्यसभा महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इसमें। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों बदल बदल के प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम करते हैं इसमें, मतलब चुनाव करवाने का। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां इसमें। तो इसमें हम कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, क्षमादान की शक्ति, लेजिस्लेचर शक्ति, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो अब एक एक करके हम धीरे धीरे उनकी शक्तियां देख लेते हैं कि आखिर में उनके पास शक्तियां क्या है और उनका काम क्या है, ये मतलब समझ लीजिए नॉर्मली। तो आर्टिकल 53 में जो दिया गया है, इसमें बोला गया है संघ सरकार के शक्ति अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा सहयोग से राष्ट्रपति करता है। वो खुद करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारी के साथ करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारी को ही हम मंत्री परिषद बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल पावर होती है प्रधानमंत्री के पास और उनकी जो मंत्रिमंडल होती है। हमने बस राष्ट्रपति को बनाया है ताकि जैसे कि इंग्लैंड में किंग थे, उसी वजह से हमें भी राष्ट्रपति का पद एक बनाना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि हमने वहीं का सिस्टम अपनाया था। तो उसी वजह से सिमिलर थोड़ा करना था, तो इस वजह से हमने राष्ट्रपति का पद बनाया था। लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद के पास होती है, बस ये नाम का प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 75 में क्या दिया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के नेता के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो जो भी लोकसभा में बहुमत पाता है, तो वो जो दल है वो बोलती है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है। उसमें उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब वो अपने मन का कर सकता है। लेकिन अगर बहुमत है तो जो भी पार्टी बोलेगी वो राष्ट्रपति को करना होगा यहाँ पे। और शपथ दिलाना मंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। जैसे कि बाकी एमपी लोग शपथ लेते हैं, वैसे भी प्रधानमंत्री एमपी के रूप में ही शपथ लेते हैं। और सामूहिक उत्तरदायी, तो ये हम देखेंगे बाद में जब हम लोकसभा देखेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती है। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर प्रधानमंत्री अन्य मंत्री के लिए बोलेगा, तो मतलब प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों को बोलता है कि इनको चुनिए, इनको ये पद दीजिए, इनको वित्त मंत्री बनाइए, उनको रक्षा मंत्री बनाइए। तो ये प्रधानमंत्री बोल। और राष्ट्रपति शपथ और विभाग का जो भी काम है वो बताता है। विभाग का शपथ इसमें नहीं होता है, इसमें पद का शपथ होता है। तो आप ये समझ। और विभागों का नियम बनाएगा, मंत्री के कार्य आवंटन के नियम नियुक्ति पीएम करेगा। तो जो भी काम के नियम वगैरह हैं वो सब राष्ट्रपति ही बनाता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि आर्टिकल 78 में क्या दिया है। तो 78 में दिया है कि पीएम से जानकारी शासन प्रशासन के बारे में ले सकता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे पीएम से वो जानकारी ले सकता है कि अभी देश में क्या चल रहा है, कौन सा कानून बन रहा है, किस तरह के लॉ आप लाना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में पीएम से जानकारी मांग सकता है। विधि निर्माण, तो ये सब के बारे में वो जान सकता है कि कौन सा लॉ आप पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं, ऐसा ये सब जान सकता है वो। और यह पीएम का कर्तव्य है कि वो उसको बताए राष्ट्रपति को। और मंत्री परिषद में चर्चा के लिए पीएम से कहता है, अगर कोई भी विषय है तो वो राष्ट्रपति बोल सकता है कि आप इसको मंत्री परिषद में चर्चा कराएं इसके बारे में। और आर्टिकल 76 हम देख लेते हैं। इसमें है कि
महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर और शपथ भी दिलवाता है, और जब चाहे राष्ट्रपति हटा भी देगा उसे। तो ये राष्ट्रपति मतलब कोई भी काम मंत्रिपरिषद के ही कहने पे करता है, तो वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है इनको, और वो भी जब चाहे इनको हटा भी सकता है। इसमें जो मंत्रिपरिषद बोलेगी तब हटा सकता है। तो जब हम महान्यायवादी का चैप्टर देखेंगे तो उसमें मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक बताऊंगा। तो आप लोग बस पूरा सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद पूरे सिलेबस को एक बार दो बार आप लोग देखिए, उसके बाद रिवीजन करिए, तब आपको सारे चीज समझ में आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से सभी रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं स्टेट प्लस यूटी, मतलब जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है इसमें, और ये उनके प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, मतलब ये उनका मन का काम है, वो जब चाहे हटा भी सकते हैं। तो आप कोई भी बात पहले ये जान लीजिए कि कोई भी चीज राष्ट्रपति मंत्री परिषद के कहने पे ही करता है, तो बस ये नाम का प्रावधान है। तो ये आप समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति हटाता है तो वो हटाता तो वो है, लेकिन मंत्री परिषद के कहने पे, और जब चाहे हटा सकता है जब मंत्री परिषद चाहे। तो इसमें मैंने बता भी दिया कि कोई भी काम वो मंत्री परिषद के ही कहने पे करता है राष्ट्रपति। अब देखते हैं, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए प्रधानमंत्री और एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति इसकी सलाह पर ही कार्य करता है। यही जो अनुच्छेद है यही राष्ट्रपति के पूरे पावर को ले पे, आर्टिकल जो 74, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि राष्ट्रपति सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से कहने पे ही कोई भी काम करेगा, तो यहीं पे उनका सारा पावर ले लिया जाता है। तो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो आगे है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, मतलब शेड्यूल एरिया किसी भी क्षेत्र को कर सकता है, इसमें उसका पावर है। और अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति है उसे। तो जो भी क्षेत्र, जैसे किसी स्टेट में शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है अनुसूचित जाति के लिए, जो भी पिछड़ा वर्ग है, और उनके प्रशासन वो डायरेक्ट कर सकता है या फिर राज्यपाल को दे सकता है करने के लिए। तो अब हम देखते हैं विधायी शक्ति क्या है, लेजिस्लेटिव पावर। तो संसद का सत्र बुलाना, संसद को कुछ समय के लिए स्थगित करना, लोकसभा का विघटन करना, विघटन मतलब पूरा लोकसभा ही भंग करना, और संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और संविधान संशोधन में ज्वाइंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप ये जान ले कि जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है वो संविधान संशोधन पे नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि संविधान संशोधन जबरन पास नहीं किया कराया जा सकता, इसीलिए अलग अलग सेपरेट पास कराया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से। तो लेजिस्लेटिव पावर में ये मैंने बता दिया कि संसद की बैठक बुलाता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जैसे ज्यादा हल्ला होने लगा, ज्यादा विवाद होने लगा, तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है, और लोकसभा का विघटन कर सकता है, मतलब पूरे लोकसभा को ही खत्म कर सकता है। तो वो आगे हम देख लेते हैं। आगे है आर्टिकल 79। तो 79 में लेजिस्लेटिव पावर में बोला गया है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और तो राष्ट्रपति मतलब संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन संसद का भाग्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही कोई भी विधि कानून मतलब कानून बन सकता है। कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, इसीलिए बोला जाता है वो कि संसद का भाग्य है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 99 में क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाता है वो संसद सदस्य बनने के लिए। तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है संसद का सदस्य बनने के लिए। और आर्टिकल 331 में हम देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय अगर एक हो तो एक को चुनेगा, तो मतलब 2 एंग्लो इंडियन को चुनेगा वो लोकसभा में। अब तो इन्हें हटा दिया गया है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आ सकता। और एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 366 में कि एंग्लो इंडियन होते कौन है। तो आज आप जान लीजिए, बार बार आप सुनते होंगे एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन वो है जिनके पिता दादा अंग्रेज हो, मतलब जो पिता और दादा मेल पर्सन अंग्रेज हो और माता या दादी हिंदुस्तानी हो मतलब भारतीय, उनसे उत्पन्न संतान को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन को इसीलिए चुना जाता था कि पहले माना जाता था कि उनको वो जीत के नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, तो इस वजह से माना जाता था, इसीलिए राष्ट्रपति डायरेक्टली उनको चुन देता था। और आर्टिकल 80 में देखते हैं हम क्या है। राज्यसभा में 12 सदस्य को चुनता है इसमें मंत्री परिषद की सलाह, और ये जो 12 सदस्य चुनता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के रूप में चुनता है। तो इनको इसलिए चुना जाता है कि लॉ बनाने में कुछ स्पेशलाइज लोग आ सके हर एक एरिया से, ताकि अच्छा लॉ बन सके, क्योंकि इन लोगों से रिलेटेड भी लॉ बनाना हो, जैसे विज्ञान से, तो विज्ञान क्षेत्र से कोई लोग होगा तो वो अच्छा सुझाव दे पाएगा लॉ बनाने के लिए, इसी वजह से इन लोगों को चुना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं
आर्टिकल 85। तो इसमें है संसद के अधिवेशन आहूत सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग कर सकता। तो मतलब जो सत्र स्टार्ट किया जाता है वो राष्ट्रपति ही करता है। जैसे पहला जो बैठक होता है वो राष्ट्रपति ही करता है, और सत्र का अंत भी राष्ट्रपति ही करता है। जो संसद का सत्र अंत हो जाता है तो उसको भी राष्ट्रपति ही करता है, और लोकसभा को भी भंग कर सकता है। लोकसभा भंग मतलब कि जैसे कोई पार्टी सरकार में है तो उसको पूरा खत्म कर दे, तो वो राष्ट्रपति ही कर सकता है। और 99% मामलों में मंत्रिपरिषद के कहने पे ही लोकसभा को भंग करता है। जैसे कि लोकसभा को भंग करके ही अगला इलेक्शन किया जाता है, तो वो लोकसभा बोलेगी भंग करने के लिए तभी ही कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोकसभा में जो पार्टी सरकार में है वो अपना बहुमत खो चुकी है, तो उसमें वो अपने मन का इस्तेमाल कर सकता है और खुद भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग तो नहीं करता, पहले बोलता है कि आप मेजोरिटी सिद्ध करें, कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसमें जो भी लोकसभा में जिसकी सरकार होती है उसको बुलाया जाता है और बोला जाता है आप अपना मेजोरिटी सिद्ध करें, और जो भी मेजोरिटी मतलब अपना नहीं सिद्ध कर पाती तब जाके लोकसभा भंग हो जाती है खुद ब खुद। इसमें ये प्रॉब्लम। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 86 के बारे में। तो संबोधित संसद को संदेश भी भेज सकता है। तो संबोधित करता है राष्ट्रपति, और संसद को कोई भी संदेश भेज सकता है कि आपको इस बात पे चर्चा करानी है तो आप कराएं। तो इससे रिलेटेड वो भेज सकता है कोई भी मुद्दे पे कि संसद को कि आप इस पे चर्चा करें। और संसद सत्रों को संबोधित करता है राष्ट्रपति भाषण मंत्री परिषद के द्वारा, जिसे हम अभिभाषण कहते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति पहले सत्र में भाषण देता है तो वो मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही भाषण लिखा रहता है, उसी को राष्ट्रपति बोलते। तो भाषण में कुछ नहीं एजेंडा होता है कि हम क्या क्या करेंगे। और आर्टिकल 87 में हम देख लेते हैं लोकसभा चुनाव के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। तो जो लोकसभा नई चुन के आती है सरकार, तो उसकी पहला जो अधिवेशन होता है उसको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करता है। मतलब उसमें बताता है कि जो भी सरकार चुन के आई है आखिर में उसका एजेंडा क्या है, वो किस किस विषय पे काम करेगी, उसी को हम अभिभाषण कहते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं इसमें। और यहीं पे देख लेते हैं आर्टिकल 108। तो इसमें लिखा गया है कि संसद मतलब लोकसभा अगर कोई विधेयक पारित करती है और राज्यसभा में मान लीजिए जाती है, चाहे राज्यसभा पास करती है लोकसभा में जाती है, और 6 मंथ तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता और ना ही मना किया जाता है, चाहे मना कर दिया जाता है, तो इसमें जो विरोधाभास दोनों सदनों के बीच में उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, मतलब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। अगर कोई लॉ पास नहीं हो पा रहा है और उसकी जरूरत भी है तो इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संविधान संशोधन पे जो कि मैंने बता भी दिया है कि ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। और विधेयक आप सुन रहे होंगे तो बिल उसको बोलते हैं, कानून बनने के पहले को हम विधेयक बोलते हैं, बिल। और अब हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल 123 में क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसके बारे में बता। तो संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो तो और जब कानून की आवश्यकता हो, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति बना सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि संसद तो हमेशा सत्र में नहीं रहती है, संसद में तो मान लीजिए कि साल में 2 और 3 सेशन होते हैं, और उसके बाद एक महीने के उसके बाद बाकी दिनों तक संसद बंद रहती है। तो मान लीजिए कि कोई कानून की जरूरत पड़ जाए बीच में, इसलिए ऑर्डिनेंस को इसमें दिया गया है ताकि राष्ट्रपति से लॉ पास करा दिया जाए जब भी जरूरत हो जिस लॉ की, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। संसद सत्र शुरू के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जो भी राष्ट्रपति जारी करता है ये बस 6 सप्ताह तक ही रहता है जब संसद सत्र चलना शुरू होता है, क्योंकि इस पे वोटिंग करा के इसको पास कराना होता है। और अगर संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक अगर पास नहीं कराया जाता इसको, तो ये अध्यादेश खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। तो इसमें ये भी बताया गया है अगर कोई अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है तो उसको कभी भी वापस भी ले सकता है अध्यादेश को, कानून को। तो अब हम देख लेते हैं अध्यादेश से संबंधित काफी सारे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि बार बार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। तो इस बारे में हमें कुछ डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आपको एनालिटिकल में, तो आपको लिख सकते हैं इसको। तो अध्यादेश जारी क्यों कराना चाहती है सरकार और इसका क्या दुरुपयोग है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है कि ऐसे विषय पर कार्यपालिका सहमति बनाने की संभावना कम हो। तो मतलब उस विषय पे अध्यादेश कार्यपालिका बार बार जारी करती है जो कि संसद या फिर राज्य विधायिका में राज्यपाल जारी करते हैं, तो वो बचना चाहते हैं डिस्कशन से। उनको ऐसा लगता है कि ये पास नहीं हो पाएगा, और जो भी लोकसभा या राज्यसभा जो भी हो सहमति नहीं हो पाएगी, या फिर स्टेट में विधानसभा सदस्य लोग पूरे सहमत नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है, बार बार अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। और जब भी संसद का सत्र चलता है और 6 सप्ताह बाद ये खुद ब खुद हट जाता है, नहीं अगर इस पे वोटिंग होता है
है तो जैसे संसद सत्र फिर से रुक जाता है तो क्या करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल फिर से अध्यादेश जारी कर देता है और फिर यह चलता है दूसरे सेशन जब तक आता नहीं है तब तक ये चलते रहता है। फिर दूसरा सेशन आता है और 42 दिन बाद ये खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। तो 6 सप्ताह फिर अध्यादेश, जब सत्र नहीं चल फिर अध्यादेश जारी करा दिया जाता है। तो इसको बार बार इसमें इसका दुरुपयोग किया जाता है वोटिंग से बचने के लिए। तो ये मुद्दा रहता है इसमें, तो आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा है बहस से बचने के लिए। तो जैसा मैंने बताया भी कि अगर उसको लगता है कि ये पास नहीं हो पाएगा संसद में या फिर राज्य विधानमंडल में, हम क्या जवाब देंगे। कार्यकारी मतलब सरकार को लगती है जो भी अपना पास करानी चाहे तो उनको लगता है कि हम इसके बारे में जवाब अच्छे से नहीं दे सकते हैं। जो भी सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमें इसका दुरुपयोग करना है। तो हम कैसे जवाब देंगे। तो इससे बचने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, क्योंकि लॉ बनाने के लायक आप है नहीं। और तीसरी बात है जब सत्ता दल बहुमत में ना हो। तो इसमें ये भी बोला जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बहुमत ना हो, मान लीजिए लोकसभा में तो बहुमत है सरकार की, राज्यसभा में बहुमत ना हो तो पास कराना बहुत मुश्किल है। तो इससे ऑर्डिनेंस बार बार लोग जारी करवाती है राष्ट्रपति या राज्यपाल से, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं हो पाता है किसी सदन में। इस वजह से भी इसका दुरुपयोग किया जाए। और चौथी बात है कि विधायिका का कार्य कार्यपालिका द्वारा था, मतलब काम विधायिका का है लॉ बनाना, कार्यपालिका का काम, कार्यपालिका का ही काम राष्ट्रपति करता है। तो इसमें ये भी दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर देखा था उसमें तो लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का होता है, लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, विधायिका का, और लॉ को चेक करने का काम होता है न्यायपालिका का। तो इसमें कार्यपालिका द्वारा बार बार लॉ बनाया जा रहा है ऑर्डिनेंस, तो इसमें विधायिका का काम कार्यपालिका कर रही है, इसमें ये भी बोला। तो इसमें एक केस भी हुआ था डीडी बंधवा केस बिहार सरकार द्वारा, मतलब बिहार सरकार बार बार राज्यपाल से ऑर्डिनेंस पास करा देती थी और जब भी सत्र समाप्त होता था 42 दिन बाद ये लॉ हट जाता था। और फिर जब संसद सत्र खत्म हो जाता था राज्य विधानमंडल का तो फिर से ये राज्यपाल से ऑर्डिनेंस पास करा देती थी। तो इसी पे ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें बोला गया कि बार बार फेरबदल पास करना संविधान का उल्लंघन, अध्यादेश अवैध घोषित कर सकती है। तो इसमें अब ऐसा हुआ कि अध्यादेश को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसमें आप बार बार बिना मतलब के पास नहीं करा सकते, आपको विधायिका से पास करना होगा। आप राज्यपाल के द्वारा बार बार अध्यादेश नहीं, आप उस पर कानून बनाइए तब जाके ये माना जाएगा। और एक और केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी पर्याप्त कारण असंवैधानिक की है, अगर बिना कारण के बार बार पास कराया जा सकता है अपने फायदे के लिए तो इसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। लेकिन कारण का उल्लेख नहीं है तो फायदा उठाया जाता है। तो कारण तो बता दिया लेकिन कारण डिफाइन नहीं किया कि कौन सा कारण इसमें मान, तो इस वजह से भी इसका फायदा उठाया जाता है। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के वीटो के। तो वीटो मतलब कि जो लॉ बनती है तो उस पर राष्ट्रपति क्या पावर है। और वीटो पावर हमारे संविधान में दिया तो नहीं गया है, लेकिन 3-4 कंडीशन दिए गए हैं, इससे हम वीटो का अनुमान लगा। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर में कौन कौन सा वीटो होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी वीटो पावर है और हमारे देश में कौन कौन सी वीटो है। तो 4-5 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। तो हम अमेरिका का भी वीटो पावर देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है, ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति के पास कौन वीटो। तो वीटो टाइप ऑफ वीटो यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं। तो पहला है विशेषित निषेधाधिकार, मतलब क्वालिफाइड वीटो इसको हम। तो इसमें होता है कि जो भी लॉ पास होता है तो पहली बार राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दे तो वह फिर संसद में जाता है और दोनों सदनों द्वारा, पहले तो मान लीजिए कि जैसे सिंपल मेजोरिटी से पास होके गया है तो अब मेजोरिटी के बारे में वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले तो उसमें देख लें कौन कौन सी मेजोरिटी होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आप सीक्वेंस से देखते हैं इस प्लेलिस्ट को तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इतना कंटेंट लिख दिया है और इतना आप अगर समझ जाए कोई भी एग्जाम हो आपको कहीं डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा चैलेंज। और आप बाकी जितने भी क्लास हैं यूट्यूब पे आप जाके मिला लो, आपको इससे ज्यादा कंटेंट और इससे ज्यादा क्लियरिफिकेशन कोई नहीं देगा, ये मेरा चैलेंज। तो आप लोग बस विश्वास करके देखते रहें। और जो भी आप लोग नोट्स वगैरह के लिए इधर उधर परेशान रहते हैं उसकी भी आपको चिंता ना हो, ये नोट्स मैं आपको पूरे दे दूंगा और आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं होगा। और नोट्स में भी ऐसा होता है कि लोग 800-800 900 पेज का नोट्स देते हैं जो कि स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते। तो नोट्स बिल्कुल होना चाहिए कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर होना चाहिए, उसी तरह मेरा नोट्स है और आपको मैं दूंगा बिल्कुल नोट्स। आप देखिएगा कि इतने कम चीजों में हम कितना टॉपिक को कंप्लीट किए होंगे, आप देख लीजिएगा खुद आपको इस बारे में विश्वास होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 2/3 बहुमत से, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना होगा तब जाके राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, मतलब राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही। तो ये भारत में नहीं है क्वालिफाइड वीटो, ये अमेरिका में। तो पहली बार तो पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, जैसे
तो राष्ट्रपति मना कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार आएगा संसद में तो उसको 2/3 बहुमत से पास करके एब्सोल्यूट मेजोरिटी माना जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पास करके और उसके बाद भेजना होगा राष्ट्रपति को, तो उस बार उसको स्वीकृति देनी ही होगी। तो ये भारत में नहीं है, ये अमेरिका में। और दूसरा है इसमें अत्यंतिक वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो हम बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो होता है कि राष्ट्रपति के पास, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होके गया, राष्ट्रपति मना कर दिया तो वह सदैव के लिए रद्द है। यह भारत में है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो भी बिल पास करके भेजती है, अगर राष्ट्रपति इसको मना कर देता है तो वो बिल हमेशा के लिए रद्द हो जाए, ये आप मान लीजिए। और ये भारत में है। अभी आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति को तो कोई पावर नहीं है, तो वो फिर बिल कैसे कोई मना कर सकता है। इसमें ये बात है कि एक सरकार, मतलब मान लीजिए एक सरकार है, वो पारित करके जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांग्रेस की सरकार है और वो कोई कानून पास करती है और तब वो राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास जाती है सिग्नेचर के लिए। तब तक कांग्रेस की सरकार चली जाती है, दूसरी लोकसभा चली जाती है बीजेपी की सरकार चुन के। अब मान लीजिए कि बीजेपी को वो लॉ की जरूरत ना हो, चाहे वो उस लॉ को नहीं बनाना चाहती हो, तब जाके बीजेपी बोलेगी राष्ट्रपति से कि आप वहां पे एब्सोल्यूट वीटो लगा दो, ताकि वो जो लॉ गया है आपके लिए वो पूरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो इसलिए ये दिया गया है। दूसरी नई सरकार आई और राष्ट्रपति को मना कर दे तो वह समाप्त हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो इसलिए यह किया गया है कि दूसरी जो भी सरकार है, अगर उसको मन नहीं है तो वो लॉ को कैंसिल करा दे। और तीसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंस वीटो बोलते, मतलब कि इस कानून पे उन्हें सस्पेंस है। इसको आप फिर से सोचो कि यह सही है कि नहीं, मुझे तो सस्पेंस। विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होके, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है राष्ट्रपति, और फिर वैसे ही आया तो सहमति अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए कि वो पुनर्विचार के लिए भेजा, लोकसभा या राज्यसभा ने फिर से पास कर दिया और बोला कि हम इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहते और जो भी हमने पास किया है वो, तो दूसरी बार जब भी राष्ट्रपति के पास जाएगी तो उन्हें सहमति देनी ही होगी इसके बारे में। और यहाँ पे सेकंड टाइम में है साधारण बहुमत से पास करेगी। जो भी लोकसभा राज्यसभा है वो साधारण बहुमत से पास करके भेजेगी। और अमेरिका में है कि अगर सस्पेंस वीटो लगा, राष्ट्रपति ने लगाया, तो अमेरिका में फिर सेकंड टाइम में आपको विशेष बहुमत, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करके भेजनी होगी वहां पे, तब जाके राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं धन विधेयक पर। ये शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के पास। तो धन विधेयक जो है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, वित्तीय बिल के बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वित्तीय टॉपिक करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको बस इसके बारे में, तो आप वेट करें उसका। और चौथा है इसमें जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो मान लीजिए विधेयक गया और ना राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है, मान लीजिए ना मना करता है, ना हामी भरता है और ना ही लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए लंबित, मतलब अपने पास रख लेता है, उस पर कोई हाँ या ना करता है, क्योंकि उसमें दिया गया है कोई डेट फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति कब इसे सिग्नेचर करेगा। तो इस वजह से इसे पॉकेट वीटो। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पे जेबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो का यूज किया था। विधेयक कानून बनने से पहले होता है, वीटो संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये जो प्रावधान है, इस वजह से हम वीटो को अनुमान लगाते हैं कि ये वीटो राष्ट्रपति के पास। और संसद द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनता। इसी वजह से हम समझते हैं कि ये वीटो राष्ट्रपति के पास है, मतलब क्योंकि वो किसी भी वीटो का यूज कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून नहीं बनता। तो इसी वजह से माना जाता है कि ये वीटो है, लिखा है कि नहीं इससे मतलब नहीं, ऐसे प्रावधान है तो ये वीटो ही हुआ, क्योंकि ये टाइप ऑफ वीटो अमेरिका में, चाहे पूरे दुनिया में इसको माना जाता है। तो हम भी समझते हैं कि ये वीटो हमारे भी राष्ट्रपति के पास ऐसे वीटो। अब हम आगे देखते हैं, तो वीटो का कैसे पता लगाया जाता है, आप यहाँ से समझ। जैसे आर्टिकल 111 है, तो संसद में बोला गया है कोई भी विधेयक जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास ही सिग्नेचर होगा तभी कानून बनेगा। तो इसमें 3 कंडीशन दिया कि एक तो राष्ट्रपति हाँ कर सकता है, और दूसरा है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति, मतलब एक बार आप इस पे फिर से सोचे। और तीसरा दिया गया है ना तो हाँ करे और ना तो ना करे, और कोई भी अवधि नहीं है इस वजह से इसको। तो इसी वजह से हम इसमें 3 वीटो मान कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी 3 वीटो है, लेकिन वीटो लिखा नहीं गया है, बस इसमें ये बताया गया है, ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति ये 3 चीजें यूज कर सकता है, उसके अनुसार ही हम मानते हैं कि ये वीटो है राष्ट्रपति के पास। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा आपको कि संसद में कौन कौन सा बिल आता है। जो 4 तरह के बिल होते हैं उस पे राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है, क्योंकि इससे काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जानना बहुत। तो संसद में विधेयक के प्रकार, टाइप ऑफ बिल ब्रॉट इन पार्लियामेंट। तो पहला होता है संविधान संशोधन बिल, और इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को उस पर क्या पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
बिल, ये 368 के तहत आता है। तो इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही हो, इसमें राष्ट्रपति ना नहीं कर सकता। और ये प्रावधान 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने किया कि राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि एक्चुअल पावर तो मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। आर्टिकल 74 में हमने देखा था, तो राष्ट्रपति क्यों रोक सकता है? तो इसको बाउंड ही कर दिया, क्योंकि पहले स्पष्ट लिखा नहीं गया था इसमें कि राष्ट्रपति सहमति देगा कि नहीं देगा। तो इसको अमेंडमेंट करके स्वीकृति देना ही होगा लिख दिया गया इसमें। और दूसरा बिल आता है धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल बोलते हैं। तो मनी बिल जो पैसा से रिलेटेड होती है, सिंपली आप वो जान ले, जैसे टैक्स वैक्स लगाना, टैक्स रेट कम करना, ये सब मनी बिल होता है। तो इसमें क्या पावर है राष्ट्रपति को? ये इसमें स्वीकृति या अत्यंतिक वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है इसमें, या फिर स्वीकृति दे सकता है। तो ये प्रोविजन है। लेकिन परंपरा यह है जो फॉलो किया जाता है, सहमति देता है कि धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद ही पेश किया जाता है। तो इसी वजह से पहले तो देख ही चुका होता है, तो बाद में ना करने का कोई औचित्य नहीं बनता, इस वजह से स्वीकृति दे ही देता है। तीसरा हम देखते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। और चौथा होता है वित्तीय बिल, जिसे हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल लगभग एक ही माना जाता है, तो 3 और 4 मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा पावर है, या तो स्वीकृति देगा अपनी, या अत्यंतिक वीटो मतलब एब्सोल्यूट वीटो, वो भी मंत्रिपरिषद के कहने पे, जो कि मैंने ऊपर बताया भी था। और इसमें एक पुनर्विचार के लिए जो सस्पेंस वीटो हम मानते हैं, और एक पॉकेट वीटो। तो ये प्रावधान दिए गए हैं इसमें। तो आपको चारों बिल के बारे में अच्छे से बिल्कुल पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति को इस पे क्या पावर है, तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ। और हम अब आगे देखते हैं इसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, मतलब न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास में, ये हम तो जुडिशियल शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास, इसके बारे में हम देख लेते हैं अब आगे। तो पहला है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को नियुक्त करना और शपथ दिलाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा उसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, साथ में शपथ भी दिलाएगा। और या फिर अगर राष्ट्रपति नहीं तो अधीनस्थ अधिकारी जो भी होंगे जिनको राष्ट्रपति बोलेगा, वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मतलब शपथ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति प्रैक्टिकली ये होता है कि राष्ट्रपति CJI को मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उप न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, उनका तबादला मतलब ट्रांसफर भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का तबादला नहीं करता है। मतलब कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के तो जज का मतलब तबादला ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का तबादला नहीं होता है, मैं ये बता दूं। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनके सलाह पर ही हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है इसमें। और हाई कोर्ट के जो भी जज हैं उनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो अब हम देख लेते हैं जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 72। तो इसमें दिया है क्षमादान की शक्ति। तो ये भी मंत्रिमंडल मतलब जो भी मंत्रिमंडल है उनके कहने पे ही यूज होगा, राष्ट्रपति अपने मन से यूज नहीं करेगा इसको। तो ये क्षमादान की शक्ति इसलिए दी गई थी कि कहीं जब भी मतलब मान लीजिए न्यायाधीश से कोई न्यायपालिका जो है उससे कोई गलती हो जाए, तो इसमें राष्ट्रपति को दिया गया था कि अगर कोई फैक्ट छोड़ देती है न्यायपालिका तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सके, या फिर खुद से देख के उसको सजा को कम कर सके। ये सब प्रावधान इसमें दिया गया था। तो इसमें देख लीजिए कि माफी के लिए जो भी अप्लाई करेगा इसका अवधि निर्धारण नहीं है कि कब राष्ट्रपति उनको मतलब माफी देगा या फिर सजा को माफ कर देगा। तो इसका टाइम निर्धारित नहीं है कि इतने समय में देना ही देना है राष्ट्रपति को, वो मर्जी उसकी है, जब देना चाहे वो तब देगा। और इसमें संघीय विधि पे ही राष्ट्रपति माफी दे सकता है, मतलब क्षमादान दे सकता है। तो संघीय विधि मतलब जो भी सेंट्रल लॉ होगा उन्हीं पे राष्ट्रपति माफी देगा, मतलब संघ सूची के विषय पर ही, राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल को पावर होता है क्षमादान को। तो ये बस संघीय विषय में ही राष्ट्रपति यहाँ पे क्षमादान दे सकता है। और दूसरा इसमें है कि सैन्य न्यायालय, तो जो भी कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं तो इसमें बस राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, इसमें राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं है। तो सैन्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सैन्य वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, तो इसमें राष्ट्रपति को ही पावर है उनको माफ करने का, और कोई भी माफ नहीं कर सकता इस। तो सैन्य मुकदमा जो भी चलता है किसी सैनिक वैनिक पे, तो वो राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। अगर वो उसे लगे कि इसमें माफ करना चाहिए उस सैनिक को, तो वो राष्ट्रपति ही बस माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं माफ कर सकता इस। और तीसरा है कि मृत्यु दंड पे बस राष्ट्रपति ही माफी दे सकता है, मृत्यु दंड पे और कोई माफ नहीं कर सकता, बस राष्ट्रपति ही कर सकता है।
क्योंकि राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है मृत्यु दंड के रिगार्डिंग में। तो जब हम वो गवर्नर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्ति है इसमें क्षमादान। तो अब हम देखते हैं कि 5 तरह का इसमें प्रावधान दिया गया है सजा को लेके कि किस किस तरह की सजा को वो कैसे कैसे माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। तो वो हम देख लेते हैं आप। तो पहला है क्षमा, तो मतलब पार्डन कर दे, मतलब क्षमा माफ कर दे पूरा। तो इसमें है कि पूर्णतः माफ कर दे। अगर आप पे कोई भी सजा चल रही है या केस चल रहा है तो इसमें राष्ट्रपति को पावर है कि पूर्णतः वो सजा ही आप पे से हटा दे, केस सहित आपका जो भी सजा वजा मिला है सब माफ कर दे। तो पार्डन में ये है क्षमा में। और दूसरा है लघुकरण, जिसको हम कम्यूट बोलते हैं। तो कम्यूट में है मृत्यु दंड से कारावास में चेंज कर दे। तो इसमें मतलब कि सजा को कम कर देता है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कोई मृत्यु दंड मिला है तो आपको वो कारावास में या फिर लाइफ टाइम के लिए जो भी जेल होता है उसको उसमें चेंज कर सकता है। तो ये मृत्यु दंड से रिलेटेड है। तो ये जो है कि ये मृत्यु दंड से रिलेटेड है। और तीसरा इसमें हम देख लेते हैं परिहार, मतलब रिमेश। तो इसमें है कि अगर आपकी सजा 5 साल है तो मान लीजिए 2 साल कर दिया, 20 साल की सजा है तो आपको 15 साल का कर दिया। तो इसमें सजा का मतलब सजा जो टॉप है उसको कम कर दिया जाता है, इसमें कुछ दिनों के लिए कम कर दिया जाता है ताकि आपको कुछ कंसेशन मिले। और चौथा है इसमें विराम, रिप्रीव जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें विराम लगा देता है कि स्थगित कुछ समय के लिए कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है जिसे वो मतलब जन्म देने वाली है, तो इस वजह से कुछ दिन के लिए रोक लगा देता है। जैसे ही उनका बच्चा हो जाए तो फिर उनको सजा दी जाएगी। तो इसमें ये प्रावधान होता है। और भी बहुत सारे मतलब कंडीशन आ सकते हैं जिसमें कि कुछ दिनों के लिए रोक लगाना जरूरी हो। तो मान लीजिए कोई पागल वागल हो गया हो तो जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक के लिए रोक लगा दिया जाता है, तब तक उनको सजा नहीं दिया जा सकता। अब हम आगे चलते हैं। और 5वां है प्रविलंबन, मतलब सस्पेंशन कर दे यहाँ पे कुछ, मतलब जैसे कि ये स्पेसिफिक मृत्यु दंड से रिलेटेड है, किसी भी दंड पर रोक लगा सकता है। ये मृत्यु दंड का ही है मतलब, तो किसी भी दंड को रोक लगा देता है। उद्देश्य है कि न्यायिका से भूल के लिए इसमें जो भी अगर ये प्रावधान दिया गया है, तो मान लीजिए कि न्यायपालिका से अगर कोई फैक्ट छूट जाता है तो इसी वजह से ये प्रावधान दिया गया है ताकि राष्ट्रपति उसमें माफ कर सके उनको। क्योंकि न्यायपालिका से भी कभी कभी गलती हो जाती है कोई फैसला देने में, तो उसी वजह से किया गया है कि गलती भी ना हो और उसको सजा भी मिल जाए। तो ये सही नहीं है, तो इस वजह से ये प्रावधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था संसद हमले आरोपी अफजल गुरु मामले में कि इसकी आधार की जांच की जा सकती है कोर्ट में क्षमा याचना की। मतलब जो अगर राष्ट्रपति क्षमा देता है तो उसकी भी जांच की जा सकती है आधार पे कि किस आधार पे राष्ट्रपति क्षमा दे रहा है। आखिर में उसको मतलब बताना होगा कि किस आधार पे वो क्षमा दे रहा है, जो भी आरोपी है उसको आधार पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति का विवेक अधीन नहीं है, तो विवेक अधीन नहीं है ये तो मैंने बता ही दिया कि मंत्रिपरिषद के कहने पे करती है। और इसमें ये है कि जो भी अगर क्षमादान मांगता है तो ये या तो हाँ या ना कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि वो क्षमा देगा ही देगा। राष्ट्रपति इसमें मना भी कर सकता है राष्ट्रपति उनको कि मैं क्षमा नहीं दूं, चाहे जो भी हो। तो ये सब कर सकता है राष्ट्रपति इसमें। और अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 143। तो इसमें है कि किसी भी विषय पे उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। मतलब कि अगर जैसे कोई भी राष्ट्रपति को ऐसा मामला लग रहा है जिसमें कि कोर्ट में वो केस जा सकता है, अगर दुविधा हो राष्ट्रपति को कि इस पे क्या करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है इसमें। और उस पर विचार के लिए संबंधित पीठ बनती है इसमें। मतलब 5 सदस्य की 148 के द्वारा इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। तो जो भी अगर वो सलाह मांगेगा तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी न्यायाधीश दे देगा। तो इसमें 5 न्यायाधीश की एक टीम बनती है। और टीम मतलब कमेटी टाइप का आप समझ लीजिए। उसके बाद कमेटी उस पे अपना सुझाव देगी और जो भी सुझाव दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। और धन विधेयक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही लोकसभा में रखा जाता है। जो भी धन विधेयक है जिसे हम मनी बिल बोलते हैं, तो वो पहले राष्ट्रपति स्वीकृति देगा फिर रखा जाएगा। और लास्ट में एक बार फिर जब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए जाता है, जब राष्ट्रपति साइन करेगा तो धन विधेयक पास होता है। तो धन विधेयक होता है जैसे कर लगाना, समाप्त करना किसी कर को, टैक्स को, दर को बढ़ाना या घटाना, उधार लेना मतलब संचित निधि से भारित व्यय घोषित करना, ये सब धन विधेयक होता है। तो जब हम फाइनेंशियल मैटर देखेंगे तो उसमें काफी अच्छे से धन विधेयक ये सब देखेंगे और संचित निधि के बारे में हम
पढ़ेंगे अच्छे से उसमें। और आर्टिकल 111 धन विधेयक राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता, स्वीकृति देना ही होगा। तो हमने ये सब बात कर लिया है जब हमने देखा था कि पार्लियामेंट कितना तरह का बिल पास करती है और क्या क्या पावर है राष्ट्रपति को। और इसमें ये बात है कि अब आगे आर्टिकल 180 वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति करता है, मतलब फाइनेंस कमीशन का। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो भी टैक्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका बंटवारा होता है राज्यों में, तो उसका सुझाव वित्त आयोग देती है। तो ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, तो इकोनॉमिक में हम बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि करों का बंटवारा किस तरह हो, इसका सुझाव देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट को किस आधार पे कितना पैसा दिया जाए। तो ये बताती है, फॉर्मूला वगैरह बताती है कौन से स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये देखिए, प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा इनका गठन होता है और इसमें एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। इसकी सिफारिश राष्ट्र मतलब जो भी ये सिफारिश करता है उसको राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। ये उसकी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। तो जो भी ये सिफारिश करती है कि कैसे बंटवारा होगा पैसों का, कैसे कैसे राज्यों को दिया जाएगा, तो उसको ये संसद में रखवाता है और संसद में जाके इस पर डिस्कशन होता है। उसके बाद पैसा उसी अनुसार माना जाता है, मतलब दिया जाता है स्टेट को। और अब हम देख लेते हैं आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति। तो आपातकालीन शक्ति में है कि 352 नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात, और 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 वित्तीय आपात। तो ये तीनों में राष्ट्रपति ही घोषित करता है। तो जब हम आपातकाल देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पावर है राष्ट्रपति को इसमें, और आपातकाल तीनों कैसा होता है, क्या क्या प्रोविजन है। तो ये जब हम इमरजेंसी देखेंगे तो उसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा इसके बारे में। और है कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर का मतलब कि आज्ञा युद्ध का दे सकता है राष्ट्रपति। तो ये पावर राष्ट्रपति के पास ही है कि किसी भी देश के साथ युद्ध का घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। युद्ध का आज्ञा दे सकता है राष्ट्रपति किसी भी देश के अगेंस्ट में। जैसे चाइना के साथ युद्ध होगा तो हम राष्ट्रपति ही आदेश देगा, और युद्ध का घोषणा भी वही करेगा कि युद्ध अब शुरू होने जा रहा है। तो ये सब राष्ट्रपति ही करता। और राजदूत की नियुक्ति, तो जो हमारे राजदूत होते हैं किसी किसी देश में, हर एक देश में, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और मान लीजिए कि किसी अन्य देश का राजदूत है जो हमारे देश में आके काम करेगा, उसका परिचय पत्र राष्ट्रपति के पास जमा रहता है। तो राजदूत मतलब हर एक देश अपना अपना राजदूत एक एक अपने देश मतलब दूसरे देश में रखते हैं, ताकि वहां के रिलेटेड मुद्दे को जल्दी से जल्दी वो न्यूज दे सके या फिर सुझाव कर सके, वहां पे जो भी उनके नागरिक हैं उनकी मदद कर सके। इसलिए राजदूत एक रखा जाता है। और एक ही नहीं, राजदूत में बहुत सारे टीम मिल के काम करते हैं, उसमें एक ही नहीं होता है, एक मेन होता है और बाकी सब उसकी मदद के लिए। और राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। अब इतना सारा पावर आप देख लिए राष्ट्रपति के बारे में, तो क्या ये एक्चुअल में पावर राष्ट्रपति के पास है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या स्वविवेक से वो कुछ भी काम कर सकता है, मतलब अपने मर्जी से। तो इसमें ये प्रोविजन देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब आर्टिकल 74 के द्वारा वो हर एक काम मंत्रिपरिषद के कहने पे ही करता है। तो यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि कुछ भी पावर है कि नहीं राष्ट्रपति के पास में, डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये अब हम देख लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली के लिए पीएम के पास कार्यकारी शक्ति होती है। तो एक्चुअल पावर पीएम के पास होता है, राष्ट्रपति नाम का प्रधान होता है, और सरकार का मतलब एक्चुअल पावर पीएम के पास होता है, क्योंकि पीएम डायरेक्टली चुन के आता है तो, और राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो हमने जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया था, तो उसमें जो किंग होता था, उसी वजह से हमें एक राष्ट्रपति का पद बनाना पड़ा। तो इसी वजह से हमने बनाया। और ब्रिटेन में भी देखेंगे कि अब किंग के पास उतना पावर नहीं है जितना कि पीएम के पास पावर है। बोरिस जॉनसन जो अभी पीएम है, तो उनके पास ज्यादा पावर है। वैसे ही हमने ये पद बनाया है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के पास बस नाम का प्रधान है, एक्चुअल पावर पीएम के पास। और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है उनके पास, वो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो कैसे अपना स्वविवेक का उपयोग कर सकते हैं कभी कभी। तो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो किसी दल को, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अभी पार्टी चुनाव हुआ और जीत के आई, तो किसी के पास बहुमत ना हो, तो उसमें ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को पीएम बना सकता है। उसमें वो बात नहीं है कि किसी के कहने पे काम करेगा, उस पर वो अपने मर्जी से किसी को पीएम बना सकता है। और पीएम बनने के बाद उनको अपना मेजोरिटी सीट करना पड़ेगा, या फिर गठबंधन करके वो करे, या फिर कैसे भी करे, उसके बाद करे। और राज्यपाल को भी ये शक्ति है। तो जैसा शक्ति राष्ट्रपति को है, वैसा ही शक्ति स्टेट में राज्यपाल की होती है। तो हमने सिमिलर 2 लेवल का गवर्नमेंट बनाया है। तो जैसा हमारा सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, वैसा ही हमने स्टेट में भी बनाया है। तो जैसे हमारे यहाँ पे पीएम होते हैं, तो स्टेट में सीएम होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं सेंटर में, वैसे ही स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। तो उनकी भी ऐसी शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर,
तो स्टेट में आप बहुत सारा मुद्दा देखते भी होंगे कि जैसे राज्यपाल अपने मर्जी से किसी को भी सीएम चुन देता है, तो वो अपने इसी पावर का यूज करता है जो राष्ट्रपति को है। अगर किसी भी दल को बहुमत ना हो तो हर एक मतलब स्टेट में आप देखते होंगे कि किसी किसी स्टेट में किसी भी दल को बहुमत नहीं आता है, तो वो जो भी वहाँ के गवर्नर होते हैं तो वो बीजेपी को बना दे रहे थे, मतलब सरकार में सीएम चुन दे रहे थे। और बाद में बीजेपी की कम भी सीट आई थी, तो मणिपुर में हम देखे थे तो वहां पे बना दिया गया था, और बाद में बीजेपी ने अपना बहुमत कुछ कुछ कैंडिडेटों को अपने में पाले में करके वहां पे सिद्ध किया। तो ये इसी को लेके विवाद रहता है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि राष्ट्रपति किसको चुन पाते। तो जो बड़े दल भी रहते हैं लेकिन उनको बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति छोटे दल को नेता को सीएम बना देता है, और बाद में वो जो भी इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होते हैं जो कि सर्वदलीय मतलब अपने दम पे अकेले खड़े होते हैं, उनको बीजेपी मिला के अपना सरकार बना ली थी। तो ये मुद्दा काफी उस टाइम न्यूज। और दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें राष्ट्रपति को कि पीएम की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो वो अपने मर्जी का यूज कर सकते। तो जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम कोई स्पष्ट नहीं था कि किसको पीएम बनाया जाए, तो उस टाइम राष्ट्रपति ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया था और उसमें राजीव गांधी को पीएम चुन लिया था, और बाद में राजीव गांधी ने अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया था। तो ये प्रोविजन है, राष्ट्रपति यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है बिना किसी के बोले या आदेश के, अपने मर्जी से यहाँ पे कर सकता। और तीसरा बात है यहाँ पे मंत्रिपरिषद को विघटित जब बहुमत ना हो, तो मान लीजिए अगर कि लोकसभा में जो इसकी सरकार है और वो अपना बहुमत खो चुकी है किसी वजह से, और ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो उनको विघटित भी कर सकता है। चाहे सेशन बुला के उनको बोल सकता है विश्वास मत सिद्ध करने को, और सिद्ध नहीं करते हैं तो वहां पे उनकी सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस जब मोशन आता है। और पद नाम पे भी डिपेंड करता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि जितना पद पे जो राष्ट्रपति के पद पे हैं, अगर बड़े लोग मतलब जो भी नामी हैं वो अगर राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं तो यहाँ पे पीएम की पावर कुछ कम हो जाती है। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रणब मुखर्जी थे, और प्रणब मुखर्जी थे तो जो पीएम नरेंद्र मोदी थे, तो वो प्रणब मुखर्जी किसी किसी मामले में पीएम से क्वेश्चन कर देते थे, और जैसे कि बार बार पीएम ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे तो उसमें ऑर्डिनेंस पास करा रहे थे राष्ट्रपति से, प्रणब मुखर्जी से, तो राष्ट्रपति उनको 2 बार वार्निंग भी दे चुके थे कि ये सही नहीं है और आपको इससे लोकसभा से पास कराना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति नाम का होता है तो पीएम को थोड़ा डर भी होता, तो नाम पे भी ये डिपेंड करता है। अब जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं अभी, तो ये बहुत ही कम बोलने वाले हैं, तो इसमें जो पावर है पीएम की बढ़ जाती है और राष्ट्रपति की पावर यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि वो जैसे चाहे पीएम वैसे करा लेते हैं राष्ट्रपति से। और नामी प्रणब मुखर्जी जैसे लोग होते हैं तो वहां पे मुश्किल होता है पीएम को अपना पावर ज्यादा यूज करने के लिए, क्योंकि वो बार बार टोकते हैं वहां पे। और चौथा बात है इसमें, अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 42वां अमेंडमेंट द्वारा, जो भी मंत्रिपरिषद की सलाह होती है उसको बाध्यकारी बना दिया गया था राष्ट्रपति के लिए, कि अगर कोई भी सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद देती है, मतलब पीएम और उनके जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, अगर वो सलाह देती है तो उनको मानना ही, उस पे वो हाँ या ना नहीं कर सकते। लेकिन ये इंदिरा गांधी पास करके गई थी, लेकिन फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको अमेंड करके 44वां अमेंडमेंट 1978 द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये बोला गया इसमें कि अगर कोई भी सलाह देती है मंत्रिपरिषद तो उनको एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकती है कि आप एक बार सोचो इस पे। तो आप यहाँ पे ये समझ ले कि ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई सलाह का बात हो रहा है, इसमें सलाह में बाध्यकारी बनाया गया है, कोई लॉ में। तो ये था, इतना हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा, तो हमारा ये प्रेसिडेंट का टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो इसमें जितना भी एनालिसिस पार्ट था और जितना फैक्ट था मैंने सब क्लियर किया है, तो आप बिल्कुल इस टॉपिक में ना सोचें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के। तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देख भी सकते हैं और मेंस के भी देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइज, इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना देखें।